नमस्कार। अमेरिका का हाल यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे उन 6 सिद्धांतों की जिन्हें भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है, उन्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इन भाषा सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण किया जाए, हिंदी की पढ़ाई की जाए। हिंदी जो कि अमेरिका में क्रिटिकल लैंग्वेज फॉर बिजनेस, कॉमर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी का स्थान, उसका दर्जा हासिल कर चुकी है। उसको पढ़ाने की, उसको आगे बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को कैसे हम पूरा करेंगे? भारत से हम किस तरह से प्रामाणिक सामग्री का यहाँ ला करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रामाणिक सामग्री मूल संस्कृति यानी कि भारत में तैयार हो सकती है, अमेरिका में तैयार नहीं हो सकती। इसीलिए भारत की भाषा नीति में जो भी कुछ हो रहा है उसका सीधा संबंध अमेरिका में और विदेशों में हिंदी शिक्षण पर पड़ता है, और हमें मिल करके इसको उच्च गुणवत्ता के साथ क्वालिटी टीचिंग के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। यह 6 सिद्धांत कौन है? इसमें सर्वप्रमुख है, शिक्षक अपनी कक्षा में उसी भाषा का इस्तेमाल करें जिस भाषा की शिक्षा वे दे रहे हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत हमें हिंदी की पढ़ाई करते समय शिक्षार्थियों के साथ हिंदी का 100% करना चाहिए। सिद्धांत यह कहता है कि शिक्षक कक्षा में अंग्रेजी का तभी प्रयोग करें जब अपनी बात समझाने के सारे तरीके विफल हो जाएं। वे तरीके कौन से हैं जिनका उपयोग कर भाषा शिक्षक अंग्रेजी का प्रयोग करने से बच सकता है? इसका उत्तर यह है कि शिक्षक अधिकाधिक संख्या में सांकेतिक भाषा यानी हाव भाव का प्रयोग करें, विषय से संबंधित चित्र, वीडियो, वाक्य और शब्दों का प्रयोग करें, पढ़ाए जाने वाले वाक्य या शब्दों का प्रतिनिधित्व करने वाले दृश्य और चित्रों के सहारे दर्जनों बार दोहरा कर पढ़ाएं, ताकि शिक्षक की बातें शिक्षार्थियों की समझ में आ जाएं। ऐसा करने से शिक्षार्थी पाठ को अच्छी तरह समझ सकेगा और उसे सीखने में, याद करने में आसानी होगी। शिक्षार्थी को भाषा सीखने के लिए उसी भाषा का प्रयोग और तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए वास्तविक दुनिया के परिवेश से परिचित करा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें सांस्कृतिक संदर्भ में ही भाषा शिक्षण कराया जाना चाहिए। आप कह सकते हैं कि जब शिक्षार्थियों के पास भाषा नहीं है तो वे उस माध्यम को कैसे समझेंगे? जब शिक्षक नए शब्दों, वाक्यों का प्रयोग करते हुए शिक्षार्थी को अनेक गतिविधियों में शामिल करते हैं, तब शिक्षण समझ में आने वाली बात हो सकती है। इसके लिए शिक्षक को अनेक प्रतीकात्मक वस्तुएं, हाव भाव, सांकेतिक मुद्राओं का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे भाषा शिक्षण सहज और अर्थपूर्ण बन जाता है। अब आइए दूसरे सिद्धांत की तरफ। शिक्षार्थी द्वारा संपन्न कार्यों, गतिविधियों का आकलन। जो भाषा सीखने वाला है, शिक्षार्थी है, वो जो कार्य कर रहा है उसका आकलन होना चाहिए। भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से परिचित कराते हैं। सबसे प्रमुख बात है कि आज के पाठ का उद्देश्य क्या है, क्या गोल हैं, और वे जांचते हैं या शिक्षक जांचते हैं कि शिक्षार्थी उन उद्देश्यों को कितनी सक्षमता से पूरा करते हैं। इसके लिए शिक्षक पाठ्यक्रम पर आधारित जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का निष्पादन करने के लिए शिक्षार्थियों को निर्देश देते हैं। इस दौरान शिक्षार्थियों के भाषा सीखने के प्रमाण देखे जाते हैं, यानी कि वो किस तरह भाषा सीख रहे हैं, उसके क्या प्रूफ, क्या सबूत मिल रहे हैं, और उनकी कार्य क्षमता का आकलन किया जाता है।
शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की भाषा सीखने की गति के अनुरूप नए पाठ का स्वरूप ढालते हैं। आकलन की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षार्थी अपने शिक्षक द्वारा निर्देशित गतिविधियों को, जो कि उन्हें वास्तविक जीवन के कार्यकलाप से परिचित कराते हैं, जैसे जैसे पूरा करते जाते हैं, उनकी प्रवीणता में, प्रोफिशिएंसी में वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार शिक्षक के आकलन में शिक्षार्थी खरे उतरते हैं कि पाठ के उद्देश्यों को उन्होंने कितनी सक्षमता के साथ पूरा किया। जैसे जैसे शिक्षार्थी पाठ के उद्देश्यों को अपनी गतिविधियों के निष्पादन से पूरा करते जाते हैं, शिक्षक उन्हें नए पाठ की शब्दावली और वाक्य रचना से परिचित कराते जाते हैं। यानी जो भी शिक्षार्थी कार्य कर रहा है, गतिविधि कर रहा है, उसका आकलन करने के बाद ही शिक्षक नई जानकारी प्रस्तुत करते हैं, ताकि एक के बाद एक, सीढ़ी दर सीढ़ी शिक्षार्थी भाषा की नई बातों को, शब्दों को, वाक्य रचना को समझ सके। अब आइए तीसरे सिद्धांत की तरफ, जो कि उम्र के अनुरूप प्रामाणिक भाषा सामग्री है। भाषा शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके तहत भाषा सिखाते समय शिक्षक जिन लिखित चित्र या चलचित्रों यानी वीडियो आदि का प्रयोग करते हैं, वे शिक्षार्थी की उम्र, उनकी रुचि और उनके वर्तमान भाषा स्तर के अनुरूप होने चाहिए। प्रामाणिक सामग्री वह सामग्री है जिसका निर्माण भाषा की मूल सांस्कृतिक परिवेश में हुआ है। उनका निर्माण शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य से किया गया है। हिंदी शिक्षक भारत के हिंदी समाचार पत्रों की कतरनें, मौलिक लेख, कविता, फिल्म, वेबसाइट या मनोरंजन के लिए प्रदर्शित वीडियो या प्रचार सामग्री को प्रामाणिक सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इन सामग्री का चुनाव करते समय वह देखें कि उनके सहारे शिक्षार्थी किसी सामयिक विषय पर, यानी कि विषय के अनुरूप, पढ़ाए जाने वाले पाठ के अनुरूप सूचनाओं की समीक्षा, विवेचना और व्याख्या कर सकते हैं। शिक्षक प्रामाणिक सामग्री को शिक्षार्थी की समझ में आने लायक तरीकों, नाटकीयता और हाव भाव के माध्यम से प्रस्तुत करें तो वह शिक्षार्थी को अधिक ग्राह्य हो सकती है। जो भी प्रामाणिक सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वह हमारी भाषा, जो विषय उस दिन हम सिखा रहे हैं, उसके अनुरूप और शिक्षार्थी के जो वर्तमान ज्ञान का स्तर है उसके आसपास, यानी कि उससे थोड़ा सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। तो शिक्षार्थी नई बात को, नई जानकारी को, नए शब्दों और वाक्यों की रचना को सीख सकता है, आसानी से सीख सकता है। यही यह प्रश्न उठता है कि भारत की भाषा नीति में क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिससे प्रेरित होकर अधिकाधिक संख्या में प्रामाणिक सामग्री का निर्माण हो। भारत के अधिकांश वेबसाइट को देखने से तो ऐसा लगता है कि उनकी सामग्री यानी कंटेंट या जानकारियां अंग्रेजी में ही तैयार की जा रही हैं। हिंदी या भारतीय भाषा में वास्तविक जीवन से संबंधित यात्रा वृत्तांत, लेख आदि का नितांत अभाव है, जिन्हें पूरा करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जैसे संस्थानों को सक्रिय बनाना होगा और उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध करने चाहिए। यह कार्य भारत की उन राज्य सरकारों का भी है जो अपने काम काज में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि BBC हिंदी, हिंदी विकिपीडिया और कुछ समाचार पत्रों के वेबसाइट ही ऐसे हैं जहाँ की प्रामाणिक सामग्री सही हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन बाकी अधिकांश जाने माने समाचार पत्रों के समाचार और उनकी सूचनाएं दुर्भाग्यवश इंग्लिश में होती हैं, हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण। ऐसे समाचार पत्रों या उनके वेबसाइट की सामग्री
विदेशों में हिंदी सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है। भारतीय मीडिया को यह बात समझ लेनी चाहिए कि इंग्लिश कोई भाषा नहीं है। वह मीडिया कर्मियों की सुविधा और हिंदी विरोधियों द्वारा चलाई गई एक नई चाल है, जिसका उद्देश्य हिंदी को कमजोर करना है और हिंदी का चलन कम से कम करना है। इंग्लिश के प्रभाव में कई हिंदी समर्थक और व्यावसायिक संस्थाएं भी आ चुकी हैं और उनके इस्तेमाल की हिमायती बन चुकी हैं। यदि इंग्लिश का चलन भारत में बढ़ने लगे तो वह हिंदी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा। ऐसे करने वाले लोग देवनागरी लिपि को भी नहीं छोड़ेंगे। वे कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है, रोमन का प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हिंदी की आत्मा रोमन लिपि को सौंपी जा चुकी होगी। इन खतरों से हिंदी भाषियों को सावधान रहना चाहिए और इंग्लिश के विरोध में आवाज उठानी चाहिए। लेकिन यह लेख हिंदी के समर्थन में आंदोलन चलाने के बारे में नहीं है। हम हिंदी शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सिद्धांत है, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल जो लोग हिंदी में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को, खास तौर से हिंदी शिक्षकों को, हिंदी के समर्थन में आंदोलन करना पड़ सकता है। भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए आंदोलन की जरूरत पड़ेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाषा और संस्कृति को बदलने या लुप्त होने से बचाया नहीं जा सकता। भाषा शिक्षण के चौथे सिद्धांत पर नजर डालते हैं, जो है शिक्षण सामग्री में संस्कृति यानी सांस्कृतिक परिवेश, भाषा और नई सूचनाएं यानी कंटेंट, इनका समावेश होना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत शिक्षकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री सांस्कृतिक संदर्भों से भरपूर यानी कि कल्चरल प्रोडक्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड पर्सपेक्टिव, प्रतीक चिन्ह, उनका व्यवहार और उनके संदर्भ, इनका सम्मिश्रण, इनका मिश्रण भाषा में शिक्षण सामग्री में होना आवश्यक है। भारत की पौराणिक या कह लीजिए पंचतंत्र की कहानियां इस पैमाने पर खरी उतरती हैं। हम कह सकते हैं कि भारत में परंपरागत तौर पर सुनाई जाने वाली, कही जाने वाली या मंचित होने वाली कहानियों का भंडार है, जिनका उपयोग 21वीं सदी में हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। इन सामग्री का प्रयोग कैसे करें, उन्हें किस रूप में शिक्षार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें कि भाषा संस्कृति से ओतप्रोत होकर संप्रेषित हो। यह सब तो शिक्षक की भाषा प्रस्तुतिकरण क्षमता और उनकी रचनाशीलता पर निर्भर है, क्योंकि शिक्षण सामग्री के प्रस्तुतिकरण में शिक्षार्थी की योग्यता के अनुरूप ही परिवर्तन करने के लिए और उसमें लचीलापन लाने के लिए जो जिम्मेदारी है, जो योग्यता है, वो शिक्षक में होनी चाहिए। उसे सही ढंग से वास्तविक जीवन के चलन के मुताबिक शिक्षक अपनी योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि शिक्षार्थी को के बैकग्राउंड, उनके हिंदी ज्ञान के अनुरूप हो। शिक्षार्थी के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली भाषा सामग्री में सांस्कृतिक प्रतीकों, व्यवहार और परिप्रेक्ष्य का समावेश आवश्यक है। साथ ही शिक्षार्थी उसे अपनी रुचि के अनुरूप प्रयुक्त करें तो भाषा शिक्षण का वांछित उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। पाठ के उद्देश्यों के अनुरूप ही भाषा सामग्री में इन प्रतीकों, जैसा कि मैंने कहा, कल्चरल प्रोडक्ट्स, प्रैक्टिसेस और पर्सपेक्टिव, इनको इंटीग्रेट, इनका समन्वय हो
तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर हम हनुमान के बारे में पढ़ाएं तो हमें राम का संदर्भ, रामायण काल का संदर्भ देना आवश्यक है। अंग्रेजी में अगर कोई मंकी किंग कहता है तो उससे हम हनुमान के बारे में नहीं बना सकते, क्योंकि मंकी किंग कहना हनुमान के लिए एक अपमानजनक बात होगी। उसी प्रकार गणेश के लिए एलिफेंट किंग कहना भी एक अपमानजनक बात है। तो गणेश जी के बारे में बताने के लिए यह आवश्यक है कि हम शिक्षार्थी को ये बताएं कि भारतीय परिवेश में कोई भी नया कार्य करते हैं, वो शुभ कार्य करते हैं तो हम गणेश को याद करते हैं। यह है उनका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। इसको सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भाषा शिक्षण से जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे शिक्षक अपनी योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर कर सकता है। अगला सिद्धांत, वैश्विक मानक पर आधारित पाठ्यक्रम, यानी कि भाषा शिक्षण के लिए जो पाठ्यक्रम बनाते हैं उसके आधार वैश्विक मानक यानी कि 5C होना चाहिए। 5C के बारे में मैंने अपने पिछले एपिसोड में, पिछले लेखों में उनका उल्लेख किया है। वे 5C वैश्विक मानक हैं जिन्हें हम वर्ल्ड रेडीनेस स्टैंडर्ड कहते हैं। उनके आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। 21वीं सदी में भाषा शिक्षण इन्हीं मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम के द्वारा ही सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। शिक्षक पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य सामग्री को यूनिट या पाठ यानी कि सब थीम और लेसन में विभाजित कर सकते हैं, जहां उनके उद्देश्य, लक्ष्य यानी कि गोल स्पष्ट तौर पर शिक्षार्थी को बताए जाएं। इस प्रकार निर्मित पाठ्यक्रम यानी करिकुलम बैकवर्ड डिजाइन नियमों का पालन कर रहे होंगे या उद्देश्यों को पहले रेखांकित करने का कार्य करेंगे। जो प्रोग्राम गोल्स हैं, टॉपिक गोल्स हैं या लेसन गोल्स हैं, उनको पहले से ही साफ तौर पर शिक्षार्थी को बताया जाना चाहिए और ये पाठ्यक्रम का करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा करते समय जो 5C हैं यानी कम्युनिकेशन संवाद, कल्चर संस्कृति, कनेक्शन यानी कि संबंध, कंपैरिजन तुलना और कम्युनिटी समुदाय के तत्वों का, ये जो 5C हैं इनके अधिकांश तत्वों का सभी का नहीं कर सके तो कुछ का पाठ्यक्रम में अवश्य ही समावेश होना चाहिए। तब जाकर के जो मूल विषय है यानी कि थीम, यूनिट, सब थीम और लेसन यानी कि पाठ, उनसे जो उनके लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो गतिविधियां बनाई जाएंगी वह ग्राह्य होंगी शिक्षार्थियों के लिए और उन्हें करने में उन्हें आनंद आएगा। मानकों और बैकवर्ड डिजाइन पद्धति के आधार पर जो तैयार विषय पाठ्यक्रम हैं वे शिक्षार्थी को एक निश्चित दिशा में निर्धारित लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, जहां शिक्षार्थी की कार्य क्षमता का आकलन करना आसान है। उनका आकलन किया जा सकता है। उनके भाषा ज्ञान में सांस्कृतिक अवयवों को परिलक्षित होते देखा जा सकता है और अंततः उनकी भाषा प्रवीणता निर्धारित लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रही है, इसके बारे में आकलन या जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अंतिम उद्देश्य, अंतिम सिद्धांत भाषा शिक्षण का शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा है। भाषा कक्षा का नियंत्रण शिक्षक के हाथ से जितनी जल्दी हो सके शिक्षार्थियों के हाथ में स्थानांतरित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षक के बताए रास्ते पर चलते हुए गतिविधियों को संपन्न करते हैं, अपनी भाषा समझ को समृद्ध करते हैं। शिक्षक विषयानुकूल शब्दावली, वाक्य रचना, विषय वस्तु का बेहतर ज्ञान तभी दे सकता है जबकि वह अपनी प्रस्तुति के बाद बोलने, पढ़ने और लिखने की समस्त गतिविधियों को पूरा करने की जिम्मेदारी
शिक्षार्थियों के अलग अलग दलों को सौंपे। साथ ही यह हिदायत दे कि उन्हें मिलकर और फिर अकेले जो भी उन्होंने नई जानकारी ज्ञान हासिल किया उसका प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया से, जिसे हम ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कह सकते हैं, उसका पालन हो सकेगा। इस प्रक्रिया से शिक्षार्थी अपने अपने दल में, उनका जो ग्रुप बनेगा, उनमें लेसन से या पाठ से संबंधित अपनी गतिविधियों को आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता से पूरा कर सकते हैं और फिर शिक्षक के समक्ष भाषा संबंधी नई जानकारी का प्रदर्शन यानी कि प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की टीका टिप्पणी होगी और इसी प्रक्रिया में वे नई जानकारी सीखेंगे और वास्तविक जीवन में सीखी हुई भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। तो ये थे हमारे 6 सिद्धांत, जिनके आधार पर भाषा शिक्षण बहुत ही अर्थपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। मुझे उम्मीद है मेरे विचार आपको पसंद आए। आपके लाइक डिसलाइक हम देखना चाहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे निवेदन है, ताकि हम भाषा शिक्षण और अमेरिका का हाल, उनकी वर्तमान स्थिति पर अपनी नवीनतम टिप्पणी से आपको अवगत कराते रह सकें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।